चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेटा मैंने आपको बताया था कि कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, या इन शॉर्ट में कहूँ तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, ना तो मनी सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए बेटा, ना कम होनी चाहिए। मनी सप्लाई ज्यादा होती थी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती बेटा, मनी सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक पॉइंट प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करे थे कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के दो कंपोनेंट, दो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे बेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, राइट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ध्यान सुनिएगा, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बेटा, प्लीज वो लेक्चर भी ना देखें। अदरवाइज पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको लेक्चर समझ में आएगा बेटा, अदरवाइज आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उस लेक्चर का मैं लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में है बेटा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पहले उस लेक्चर को पूरा देखिएगा, देन आफ्टर आप इस लेक्चर को कंप्लीटली देखिएगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई एम 100% श्योर बेटा कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और एग्जाम में अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आया आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा एक चार्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगेन ये चार्ट आपके समझने के लिए बेटा, एग्जामिनेशन में लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैं चार्ट यहाँ पर यूज करूंगा उन चार्ट्स को अपने घर पे कॉपी पे प्रॉपर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे सेल्फ। ठीक है जी, समझने के बाद। तो चलिए, हमने जैसे कि बेटा प्रीवियस क्लास में मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो हमने इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली बेटा तीन सिचुएशन देखी थी। तो पहला सिचुएशन था हमारे पास बेटा ट्रू पॉलिसी रेट, दूसरा था हमारे पास ट्रू पॉलिसी रेशियो, एंड थर्ड था हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए, हम ये दो पॉइंट ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से बेटा, काफी टाइम लगा था इसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ टुडे विल डिस्कस द ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसका मीनिंग समझेंगे बेटा, देन फिर इसका हम बेसिक टेक्निकल पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका यूज करके बेटा मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा इसका पहले मीनिंग आपको समझा देता हूँ। तो मीनिंग आप लिख लीजिए बेटा फटाफट से इसकी, देन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स refers to the and purchase sale and purchase of securities in the open market by the central बैंक, और इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन आता है सर, ये बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज क्या है, और आरबीआई किस तरीके से बेटा इसको यूज करके मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ना कुछ बेसिक वर्ड यूज हो रहे हैं जैसे कि सिक्योरिटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटीज क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जनरली बेटा यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है, ये आपने शायद नाम सुने हो बेटा, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि गवर्नमेंट या फिर अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है जी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको इश्यू करके बेटा आरबीआई फंड रेज कर सकती है, ठीक है, इन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इस मीनिंग को समझने के लिए ना आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना पड़ेगा बेटा। ध्यान से सुनिएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, सो दैट आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाए प्रॉपर तरीके से। देखो जी, कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा हुआ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये है बेटा हमारे पास आरबीआई, और ये है हमारी पब्लिक।
ठीक है जी, ये है पब्लिक। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लीजिए नीड है फंड्स की शॉर्ट टर्म के लिए, सरकार को कुछ शॉर्ट टर्म के लिए बेटा फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो सरकार ने आरबीआई से फंड्स को बोला कि आप हमारे बिहाफ में सिक्योरिटीज इशू कीजिए पब्लिक को। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, मार्केट में इशू करेगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, एग्जांपल लेते हैं ट्रेजरी बिल्स का यहाँ पे। ठीक है, ट्रेजरी बिल जैसे सिक्योरिटी इशू कर दिया। अब जैसे ही सिक्योरिटी इशू करा, इशू करने का मतलब डेफिनेटली आरबीआई कह रहा भैया इंस्ट्रूमेंट ले लो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट आप क्या कर लो, ले लो, परचेस कर लो। तो आरबीआई इसको सोल्ड कर रहा होगा, पब्लिक परचेस करेगा, आरबीआई इसको क्या कर रहा होगा बच्चे, सोल्ड कर रहा होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, पब्लिक के पास आ जाएंगे टी बिल्स, यानी कि टी बिल्स के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, राइट। और पब्लिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ फंड्स प्रोवाइड कर देगी। मान लीजिए फंड्स है 100 करोड़ के, एज्यूम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आरबीआई के पास कितना आ गया बेटा, 100 करोड़ का फंड आ गया। और इस 100 करोड़ को बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको दे देगी, सरकार को। तो दिस इज फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, फंड्स प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर यहाँ पर जनरली क्या कर रहा है आरबीआई, ये बेटा पब्लिक ना ओपन मार्केट से इन सिक्योरिटीज को परचेस कर रही है, तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। अच्छा ध्यान सुनेगा, तो ये हमारा सेलिंग प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही परचेज भी होता है। जैसे मान लो ट्रेजरी बिल सेल ऑफ कर दे बेटा किसको, पब्लिक को। आज पब्लिक के पास बेटा क्या पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हुई है। तो ऐसे ही बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पब्लिक से इन ट्रेजरी बिल्स को खरीद भी सकता है। तो खरीदने वाली सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे और आरबीआई इनको फंड्स प्रोवाइड, पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है सर, ओपन मार्केट में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में या सेल्फ कोई सिक्योरिटी इशू करके पैसे रेज करता है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहाँ पर सेल भी होता है बेटा सिक्योरिटीज का और परचेज भी होता है, यानी कि आरबीआई सेल भी करता है, सिक्योरिटीज को बेचता भी है और सिक्योरिटीज को खरीदता भी है पब्लिक से। ठीक है, अब भी सी बात है, पहले पहले बेचा ही होगा तभी तो पब्लिक के पास सिक्योरिटी होगी, देन उसके बाद हम इसको परचेज भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन चल रही। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। कहते हैं रेफर्स टू सेल परचेज ऑफ द सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द सेंट्रल बैंक। देखो ओपन मार्केट में हमारा आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या कर रहा है बच्चे, या तो सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है। सिक्योरिटी मतलब ट्रेजरी बिल्स, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और गवर्नमेंट की कोई भी और सिक्योरिटीज बेटा मार्केट में सेल या बाई करी जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सर आरबीआई इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के टूल को यूज करके किस तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, इस पॉइंट को अब हमें समझना है डिटेल। तो पहले बेटा फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को बना लीजिए बेटा कॉन्सेप्ट को, एंड आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए बेटा, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए बेटा अब तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि आरबीआई किस तरीके से एक्ट करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगेन बहुत सिंपल पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है जी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ध्यान सुनिएगा अगेन, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेटा, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन हमारी होगी इन्फ्लेशन की। मैं आपको बता था इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रखी है, और डिफ्लेशन का मतलब मार्केट में मनी सप्लाई हमारी कम हो रखी है। ठीक है जी, ये दो सिचुएशन हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। अब जरा ध्यान से सुनेगा, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन के टाइम पे कम है बच्चे, ज्यादा है? सर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है। अब जब मनी सप्लाई ज्यादा है तो मुझे कम करनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल कम करनी पड़ेगी सर। और कम कैसे करूंगा सर, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करना चाहिए मुझे? तो सर यहाँ पर आरबीआई करेगा, आरबीआई सेलिंग द सिक्योरिटीज,
सेलिंग द सिक्योरिटीज टू पब्लिक, यानी कि आरबीआई यहाँ पर पब्लिक को सिक्योरिटी देगा। जैसे देखो यहाँ पर एक मैं चार्ट फॉर्म बनाता हूँ, तो ध्यान सुनेगा। जैसे मान लो आरबीआई ने, ये फर्स्ट केस बता रहा हूँ बेटा इन्फ्लेशन वाला, सिक्योरिटी दी पब्लिक को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी बेटा पब्लिक को, यानी कि पब्लिक के पास ट्रेजरी बिल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इस तरह के सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। डेफिनेटली दी सर्टिफिकेट्स आर नॉट ए मनी, ये सर्टिफिकेट मनी तो नहीं है ना बच्चे, बट पब्लिक से हमने क्या ले लिया बेटा, कैश। और कैश को क्या बच्चे मैं लिक्विडिटी बोल सकता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल। तो सर जैसे ही आरबीआई ने सिक्योरिटी सोल्ड करी, किसको? पब्लिक को, तो पब्लिक ने अपना पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को। यानी कि पब्लिक के पास मनी, कैश, लिक्विडिटी कम हो गई बच्चे। तो यानी कि हमने एक ओपन मार्केट ऑपरेशन से, यानी कि मार्केट से कैश को खींच लिया, सोख लिया, अपने पास लिया है। यानी कि हमने कहीं ना कहीं कैश, मनी, लिक्विडिटी, जो भी आपको बोलना हो बोलिए, वो हमने मार्केट से क्या कर लिया बेटा? अपने पास लिया है। हम कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब सर यहाँ पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा बेटा? लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी बेटा कैश। अगर जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो तो शॉर्ट में यहाँ पे कैश भी लिख सकता है, ठीक है, कैश लिख सकता है, मनी लिख सकता है, वट, उसको शोक लिया, मतलब सारा पैसा अपने पास लिया है। अब सर जैसे ही मार्केट से सारा पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, तो इसका मतलब सर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है सर, मार्केट में पैसा रहा नहीं, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। अब मनी सप्लाई के रिड्यूस होने से क्या बच्चे? हमारा इन्फ्लेशन करेक्ट होने लगेगा। हमारा इन्फ्लेशन क्या होने लगेगा बच्चे? करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब आई सर डिफ्लेशन की बात। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर बेसिकली परचेज कर लेगा 10 सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, यानी कि सेकंड केस आरबीआई और हमारी जनता, पब्लिक। तो आरबीआई यहाँ पर बेटा इनसे क्या कर रहा है? सिक्योरिटीज बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है। यानी कि जो पब्लिक के पास ट्रेजरी बिल्स पड़े थे वो किसके पास चले जाएंगे बेटा? आरबीआई के पास। और आरबीआई बेटा इनको मनी पे कर देगा, मनी पे करेगा। उस मनी में दो चीज होंगे, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट जो पब्लिक ने दिया था, और अगर कोई रिटर्न्स वगैरह है तो वो रिटर्न भी। तो इसका मतलब सर प्रिंसिपल तो जाएगा ही, और साथ के साथ रिटर्न भी जाएगा। मान लीजिए 100 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट था, 20 करोड़ का रिटर्न था, तो आज पब्लिक के पास 120 करोड़ रुपए आ गए। यानी कि क्या इतने से मार्केट में कैश बढ़ गया बच्चे? हाँ जी बिल्कुल सर, कैश बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आरबीआई ने लिक्विडिटी को शो का या रिलीज कर दिया? आरबीआई रिलीज, आरबीआई ने क्या करा बच्चे? रिलीजेस लिक्विडिटी, या इन सिंपल वर्ड कैश, इनटू द इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पर हमने इकोनॉमी में क्या करा बच्चे? लिक्विडिटी को रिलीज कर दिया। सर जैसे ही मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी जाएगा, तो क्या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? जी सर, इंक्रीज हो जाएगी। और मनी सप्लाई के इंक्रीज होते ही क्या इन्फ्लेशन, सॉरी 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 डिफ्लेशन, हमारा डिफ्लेशन करेक्ट होने लगेगा। यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन हमारी करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द प्रोसेस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में किस तरीके से आरबीआई क्या करेगा बेटा? हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जब भी मैं मनी सप्लाई बोलूं तो आप समझ जाना, ज्यादा मनी सप्लाई इन्फ्लेशन, कम मनी सप्लाई डिफ्लेशन। तो इसको हमें कंट्रोल करना होता है। आई होप सो आपको समझ में आया हो। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा क्वांटिटेटिव मेजर खत्म हो गया, राइट। इसको नोट करो फटाफट से बेटा। तो हमारा क्वांटिटेटिव मेजर यहाँ पर फिनिश अप हो गया। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्वालिटेटिव थोड़ा आसान है,
समझ में आ जाएगा। अच्छा, याद है आपको मैंने क्वालिटेटिव का बेसिक मीनिंग क्या बताया था? कि ये स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होता है बेटा, एंटायर कंट्री के लिए इसका यूज हम नहीं करते। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए, अब आइए बी सिचुएशन में, जो है हमारी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है बच्चे, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके भी बेटा। अगर आपको याद हो, वैसे तो नलायक को तो मैं याद रहता ही नहीं, तो इसके भी तीन सिचुएशन थे। एक था मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा था बेटा हमारे पास राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, और तीसरा था हमारे पास मॉरल सोशल। तो ये तीन पॉइंट है बेटा हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, और ये एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए था। यानी कि यहाँ पर हम जो मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं वो एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए होता है बेटा, एंटायर इकोनॉमी के लिए नहीं होता। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो पहले बेटा इसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको यूज करके बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है जी, तो एक काम कीजिए, पहले इसकी थ्योरी नोट कीजिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट, फिर इसका बेसिक सिचुएशन। कहते हैं द मार्जिन रिक्वायरमेंट, the margin requirement refers to the difference between the current value of the security for loan and the value of loan granted। चलिए जी, अगेन इस थ्योरी को फिर डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, और डेफिनेटली एग्जाम्पल से समझने में हमें जल्दी से समझ में आ जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं बेटा, इजी लैंग्वेज में होते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होगी। ठीक है, तो लिखना बंद करो फटाफट से, और ये देखो कि कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो जरा ध्यान से देखिएगा फटाफट से। देखो, मान लो बेटा ये हमारा बैंक है, या एक काम करो, यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा बैंक है, और ये है हमारा एक पर्सन, मिस्टर एक्स, जो कि एक बिजनेस मैन है। ठीक है, बिजनेस मैन लिख लो, एंटरप्रेनर लिख लो, वट जो आपको सुटेबल लगे बेटा वो लिख लो। अब सर ये जो एक्स है ना, ये गया बैंक के पास, इसने कहा सर मुझे लोन दे दो। क्या चाहिए बेटा इसको? लोन चाहिए, कितने का? 10 करोड़ रुपए का। तो बैंक ने कहा सर लोन तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें चाहिए कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि सर आपको हम लोन दे देंगे, हमें आप पे भरोसा नहीं है सर, क्योंकि हम आपसे आपको जानते ही नहीं है, तो हम आपको लोन तो दे देंगे, बट कहीं आप हमारा लोन अमाउंट पे करे बिना राइट भागे गए, तो फिर हम अपना लोन कैसे रिकवर करेंगे? तो हमें कुछ प्रॉपर्टी दीजिए, कुछ एसेट्स दीजिए बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज दीजिए जिसको हम गिरवी रखेंगे, और उसके बाद हम आपको लोन देंगे। तो इस मिस्टर एक्स ने कहा हाँ जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे पास एक एसेट्स पड़ी हुई है, जिस एसेट्स की वैल्यू है एक सेकेंड, एसेट्स की वैल्यू है 12 करोड़ रुपए, या यू कैन से एसेट्स की वैल्यू भी 10 करोड़ ही ले लेते हैं। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी? 10 करोड़। तो मिस्टर एक्स ने कहा सर इस एसेट्स को आप गिरवी रख लीजिए, आई हैव एसेट्स। बैंक का ठीक है जी। तो बैंक ने कहा भैया देखो, आप जो एसेट्स कोलेटरल करवा रहे हैं उसकी वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, और
क्या पता फ्यूचर में इसकी वैल्यू कम हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, फ्यूचर में वैल्यू कम हो सकती है, राइट। फ्यूचर में वैल्यू क्या है बेटा, हमारी फ्लक्चुएशन आ सकता है, और जो आप वैल्यू बता रहे हो क्या पता ये थोड़ा ओवर वैल्यूड हो। तो मिस्टर से कहा तो सर इसका मतलब, तो बैंक ने कहा भैया देखो, आपकी एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ है, तो हम आपको लोन ग्रांट कर देते हैं, बट आपको सिर्फ हम लोन कितना देंगे, 8 करोड़ का लोन दे सकते हैं। यानी कि आपकी एसेट्स की वैल्यू है 10 करोड़, और हम आपको लोन सिर्फ कितना देंगे बेटा इस एसेट्स की वैल्यू पे, 8 करोड़ का। तो यानी कि यहाँ पर सर 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो बैंक ना इस 2 करोड़ को मार्जिन के तौर पर रखता है कि भैया चलो ठीक है, कल को अगर एसेट्स की वैल्यू थोड़ा फ्लक्चुएट भी हुई तो हमें कम से कम 8 करोड़ रिकवर करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सर ये जो 2 करोड़ का डिफरेंस हमने अपने पास रखा बैंक ने, तो इसको बोलते हैं बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। कि कल को अगर ये पर्सन की एसेट्स की वैल्यू कम भी आई तो 8 करोड़ से कम शायद ना आए, ठीक है जी। अगर ये मैक्सिमम ओवर वैल्यूड है भी तो 2 करोड़ की वैल्यू बहुत है, राइट। तो इतना जो हमने लिया गैप, तो इसको हम बोलते हैं बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब सर जो एसेट्स आप कोलेटरल रखवा रहे हो वो उसकी वैल्यू, और जितना लोन आपको ग्रांट किया जा रहा है उसकी वैल्यू, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे, उस डिफरेंस को बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। आई होप सो बेटा समझ आ गया होगा। देखिए, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, क्या बेटा, द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ लोन। सिक्योरिटी मतलब ये कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, और जो लोन आपको ग्रांट किया गया था, सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी थी, 10 करोड़, और आपको लोन कितना दिया था, 8 करोड़, बीच में डिफरेंस कितना है सर, 2 करोड़। तो 2 करोड़ हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ आया जी। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, थ्योरी है, समझ आ गया होगा आई होप सो। अब इसका प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ सॉरी बैंक किस तरीके से बेटा मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। इसको नोट करो बेटा फटाफट से, प्लीज एग्जाम्पल जरूर नोट करना बेटा, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो चलो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चलो समझ में तो आ गया यार, क्या एग्जाम्पल नोट करूं, ठीक है ना। बट बेटा जब फ्यूचर में आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे होंगे, राइट, माइट बी फ्यूचर में अब अवेलेबल ना हो यूट्यूब पे लेक्चर ये वाला, ठीक है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एटलीस्ट आपके पास एग्जाम्पल हो, जिस एग्जाम्पल से आप इस मीनिंग को प्रॉपर तरीके से समझ लें। तो जितने भी मैं एग्जाम्पल्स कराता हूँ प्लीज इसको जरूर नोट करा करो, बिना नोट करे नालायक को तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब सर मार्जिन रिक्वायरमेंट का प्रोसेस भी देख लेते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में कैसे यूज होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए बच्चे, यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। देखो ये प्रोसेस ना जनरली जरूरी नहीं है आरबीआई करे, क्या पता आरबीआई इंस्ट्रक्शन दे दे और बैंक भी परफॉर्म करेगा इसको, ठीक है ना। आरबीआई इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि भैया मनी सप्लाई कम करो, तो उस हिसाब से देखें, मनी सप्लाई बढ़ा दो, उस हिसाब से आपको बैंकों को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अगेन बेटा हमारा वही सेम सिचुएशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अरे जी। देखिए सर, इन्फ्लेशन में सर आपने कहा था सर हाई मनी सप्लाई ऑलरेडी होती है, तो इसका मतलब मार्केट में पैसा रिलीज करना है या रोक देना है सर, रोक देना है सर। तो सर यहाँ पर बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बैंक इंक्रीज द लिमिट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पर बैंक क्या करते हैं बेटा, आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस पे कि भैया मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है तो वो लिमिट को बढ़ा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखो, मान लो हम हमारी एसेट्स की वैल्यू थी बच्चे 10 करोड़, और हम लोन ग्रांट कर रहे थे 8 करोड़, सेम एग्जांपल लेते हैं। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई हो रहा था बेटा, ऑब्वियसली बात है, तो 8 करोड़ का हो रहा था, यानी कि दो हम क्या कर रहे थे, इस लिमिट को हम अपने पास मेंटेन करके रख ले रहे थे। अब सर बैंक ने क्या किया, यहाँ पर ये जो लिमिट है, ये 2 करोड़ की लिमिट है, इसको बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लिमिट बढ़ जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट की लिमिट बढ़ जाएगी, तो मार्केट में पहले लोन कितना जा रहा था बच्चे, 8 करोड़, यानी कि लोन इतना जा रहा था मार्केट में पहले। अब मार्केट में लोन कितना जाएगा बेटा, 6 करोड़, क्योंकि आप 4 करोड़ अपने पास रख रहे हो। तो क्या यहाँ पर लोन बढ़ा या लोन पहले से कम हो गया बच्चे, रिड्यूस हो गया, बोलो यार,
हाँ जी सर, रिड्यूस हो गया। बोला करो, मुझे सुनाई देता बेटा। सर बैंक इंक्रीज द लिमिट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा। तो इससे क्या हुआ मार्केट में? सर लोन डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केट, मार्केट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेगा, रिड्यूस, रिड्यूस हो गया। और जैसे ही मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट से मनी हमने क्या कर लिया बेटा, कम कर दिया। तो सर मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी सर, रिड्यूस हो जाएगी। और यार ऑब्वियसली इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही है सर, मनी सप्लाई के रिड्यूस होने से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, या यू कैन से करेक्ट हो जाता है। आई होप सो समझ आ गया होगा बच्चे, सिंपल पॉइंट है। वही यहाँ पे कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, बैंक डिक्रीज कर देंगे बच्चे द लिमिट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बैंक क्या करेंगे बच्चे, मार्जिन रिक्वायरमेंट की लिमिट्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। सर 2 करोड़ था, 1 करोड़ कर देते हैं, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया। पहले मार्केट में लोन जा रहा था 8 करोड़ का सर, सर आप मार्केट में लोन कितना जाएगा सर, सर 9 करोड़ का सर। तो मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ या लोन डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया? तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केट, अगेन शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, ये हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो गया ना, 9 करोड़ पहले 8 कर रहे थे, बढ़ गया। तो सर डेफिनेटली जब बढ़ा, मार्केट में मनी सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी। एक सेकंड, मार्केट में क्या हो जाएगा बच्चे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, तो क्या हमारे पास डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगी क्या? जी, तो हमारी डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा बच्चे, कंट्रोल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट की सिचुएशन, जिससे हम मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। देखो लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा, तो ऐसा नहीं बेटा फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करके सुन रहे हो उसको, आराम से सुनो, 1 घंटे से ज्यादा क्या ही होगा बेटा, ठीक है ना? तो उसको अच्छे से देखना प्रॉपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हो सके तो इन एग्जाम्पल्स को भी नोट करते रहना बेटा, फॉर बेटरमेंट। चलिए अब आइए आगे, अगला है हमारे पास राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। और प्लीज जो भी वीडियोस वगैरह देखते हो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, और कमेंट करके मुझे बताया करो कि तुम्हें समझ में आता है कुछ। ठीक है, अगर मुझे इन चार्ट्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव लगते हैं बेटा, ये चार्ट फॉर्म में जो भी स्टडी वगैरह होती है, राइट, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो मुझे बताया करो, शायद इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले बेटा, और भी अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। ठीक है ना, बताया करो बेटा कमेंट्स में कि सर अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगा आपको, समझ नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड था, वट जो भी आपको लग रहा है मुझे बताया करो, ठीक है जी, ताकि मैं ऑब्जर्व तो करूँ कि जनता जनार्दन को समझ में आ भी रहा है कुछ। तो देखिए, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज, credit quotas for different business activities, different activities। देखो जी, ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं इसको ध्यान से। देखो, ये हमारा बैंक है, और ये हमारे बिजनेस के सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर। मान लो ए सेक्टर, ऐसे नाम दे रहे हैं बेटा, बी सेक्टर, सी सेक्टर, डी सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सर्विस सेक्टर हो सकता है, वट एवर, बट हम यहाँ पर जनरली सिंप्लीफाइड रखेंगे, ए बी सी डी रखेंगे। ठीक है, तो बैंक ने बोला भैया जो ए सेक्टर है, हम आपको जो लोन देंगे, वो मैक्सिमम लोन की लिमिट कितनी होगी बेटा, 1000 करोड़, यानी कि इस सेक्टर को हम 1000 करोड़ तक का लोन देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि हमने एक लिमिट बना दिया, एक कोटा बना दिया कि इतने आपके लिए कोटा फिक्स हो गया जी, इनके लिए एक लिमिट क्या हो गया बच्चे, फिक्स हो गई, एक कोटा फिक्स हो गया कि आपको 1000 करोड़ तक का लोन मिलेगा इस सेक्टर को, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, राइट।
और जो बी है, हमने कहा भैया आपको जो हम लोन देंगे उसकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 1500 करोड़। पूरे सेक्टर को, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं हो रही बेटा यहाँ पे। सर हमने सी से बोला कि सर हम आपके सेक्टर को जो लोन देंगे उसकी लिमिट है 500 करोड़। और सर डी से बोला गया सर आपको जो लोन दिया जाएगा उसकी लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 2000 करोड़। तो यानी कि सर यहाँ पर हमने किया क्या, अलग अलग सेक्टर की लोन की लिमिट, बोरिंग लिमिट को फिक्स कर दिया। हाँ जी, बोरिंग लिमिट को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि सर भाई साहब इससे ज्यादा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है बैंक, घटा भी सकती है, बैंक की मर्जी पे डिपेंड करता है बेटा कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। तो सर ये जो हमने फिक्स करा है ना, ये जो हमने फिक्स करा है ना, इसी फिक्सेशन को हम बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जब हम डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सेक्टर के लिए बेटा एक पर्टिकुलर बोरिंग लिमिट को फिक्स कर देते हैं सर, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज। क्या करा बेटा ने, क्रेडिट कोटाज फिक्स कर दिए फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बेटा जब क्रेडिट कोटाज फिक्स कर दिए जाते हैं तो सर उसी सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, बोलो, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। आई होप सो समझ आ गया होगा बच्चे, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जरा देखेगा राशनिंग ऑफ क्रेडिट के जरिए कैसे मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आई थिंक अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसके बाद तो ये आपको नॉर्मली समझ में आ जाना चाहिए। तो अगेन हमारी दो कंडीशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है बच्चों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो जरा ध्यान से देखेगा प्लीज। सर इन्फ्लेशन है, सप्लाई ज्यादा है, कम करनी पड़ेगी। इन लिमिट्स को बढ़ा दूं, क्या कर दूं? लॉजिकली सोचो, लिमिट बढ़ाऊंगा तो मार्केट में बिजनेसेस को लोन ज्यादा मिलेगा, लोन ज्यादा मिलेगा तो मार्केट में लोन ज्यादा जा रहा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर लिमिट कम कर दूं तो, हाँ जी, लिमिट कम कर दूं तो डेफिनेटली सर मार्केट में मनी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। तो कहते हैं रिड्यूस द क्रेडिट कोटाज लिमिट, यानी कि लिमिट कम हो जाएगी। मान लो ना यहाँ पर हमने 1000 करोड़ दे रहे थे भैया, 800 ही देंगे। 1500 दे रहे भैया, 1000 ही देंगे। 500 दे भैया, 200 ही देंगे। 2000 दे रहे थे, 1000 देंगे। तो कहने के हमने सब में लिमिट क्या कर दी, रिड्यूस। तो इतना मतलब इतना 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 लोन इनके ऊपर कम हो जाएगा। तो मार्केट में लोन जाएगा या लोन रिड्यूस हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर कहते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। हाँ जी सर। और जैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन कम होगा तो क्या इसका इम्पैक्ट मनी सप्लाई पे पड़ेगा, और हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चे, रिड्यूस्ड हो जाएगी। कमान क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जिससे हमारा जो इन्फ्लेशन है वो सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। ये तो बेटा मेरे ख्याल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्ट करता है। ठीक है, आई होप सो। ठीक है, अब आता है डिफ्लेशन में। बेटा डिफ्लेशन में लिमिट को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। क्यों, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, ज्यादा है, कम है सर, तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो कहते हैं सर इंक्रीज द क्रेडिट कोटाज लिमिट। तो ये क्रेडिट कोटाज जो लिमिट्स हैं इनको बढ़ा दिया जाएगा। तो जैसे ही बेटा इनको बढ़ाया जाएगा क्या मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज। तो इसके इंक्रीज होते ही मार्केट में मनी सप्लाई भी क्या हमारी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सर, जैसी इंक्रीज होगी तो क्या हमारी डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आई होप सो आपको समझ में आया। बोले बेटा क्लियर हुआ क्या ये? चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा, अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज इसको रिवाइंड करके जरूर देख लेना। कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है बिल्कुल भी। ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन आपको दिक्कत दे देगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट से। अब आया हमारे पास लास्ट, मॉरल क्वेश्चन। अब सर हुआ क्या, बैंक ने हर तरीके के हथकंडे अपना लिए। आरबीआई ने कहा भैया देखो, हमने टू पॉलिसी रेशियो अडॉप्ट कर लिया जी।
सर हमने टू पॉलिसी रेट अडॉप्ट कर लिया जी। सर हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन कर लिया जी। सर हमने मार्जिन रिक्वायरमेंट को अप्लाई कर लिया। राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर लिया, बट फिर भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ नहीं रही है, या मार्केट में मनी सप्लाई कम नहीं हो रही। तो उस सिचुएशन में बैंक मॉरल सुएशन का यूज करता है, यानी कि लास्ट चांस है कि बैंकों को बोलेगा, देखिए क्या कहता है, सम टाइम द सेंट्रल बैंक मेक्स द member banks agree through persuasion, या उसको हम प्रेशर भी बोलते हैं। प्रेशर देगा टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो कहते हैं सर member banks the member banks generally do not ignore ignore the advice of the central bank। ठीक है, तो सर जनरली होगा क्या, यहाँ पर बैंक को क्या क्या एडवाइस दी जाएगी, तो कहते हैं द बैंक्स आर एडवाइज्ड टू restrict loans ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। यानी कि भैया डायरेक्टली देखो, जनरली हमने सारा कुछ तो अडॉप्ट कर लिया, बट फिर भी अगर लोन सप्लाई बढ़ी जा रही है, लोग लोन ले जा रहे हैं, तो वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर देगा, बोलेगा भैया बंद करो, अब लोन मत देना आगे। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे। और टू बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन के टाइम पे बेटा बैंकों को बोल देगा, भैया कोई बात नहीं, अब लोन दे दीजिए। ठीक है, लोन को आप बढ़ा दीजिए, लोन की लिमिट क्या कर दीजिए बेटा, बढ़ा दीजिए। तो ये है बेटा बेसिक सिचुएशन। ठीक है, तो जहां पर बेटा मॉरल सिचुएशन में जनरली बैंक क्या करता है, बैंकों को एडवाइस जारी करता है, अपने डायरेक्टिव इशू कर देता है, और इन डायरेक्टिव्स के जरिए कोशिश करता है बेटा मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाने की। ठीक है, तो डायरेक्टिव में या तो बोलेगा भैया मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए, या तो डायरेक्टिव में क्या बोलेगा बेटा, मनी सप्लाई को कम कर दीजिए। तो बढ़ाने के लिए कब बोलेगा बेटा, डिफ्लेशन में। घटाने के लिए कब बोलेगा बेटा, इन्फ्लेशन में। ठीक है ना, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई हों। With this, the biggest topic of this chapter, monetary policy of the RBI is over here। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई हो। प्लीज अगर आई हो तो एक थम्स अप दो। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, और लेक्चर कैसा लगा बेटा आपको। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कीजिए। चलिए बाय।